तो यार आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया था मिरर इक्वेशन तक। ओके, आपका मिरर इक्वेशन आया था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व एग्जांपल। तो देखो यार, सॉल्व एग्जांपल हम लोग सारा नहीं करेंगे, कुछ कुछ ही करेंगे, और वो भी मैं प्रॉपर सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल, बस इतना ही। ओके, ताकि आपको समझ में आ जाएगा ना सॉल्व एग्जाम्पल एक्चुअली दिया क्या उसमें। ठीक है, तो हम लोग आते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9.3 पर। तो एग्जाम्पल नंबर जो 9.3, एग्जाम्पल 9.3 में जो दिया है आपका, वो दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर से रखा हुआ है। ओके, मतलब दो क्वेश्चन है बेसिकली। तो फर्स्ट वाले कंडीशन में अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे हम लोग देखते हैं, u, और कॉन्केव मिरर के लिए u क्या रहता है, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग भी फर्स्ट देख रहे हैं, सेकंड बाद में देखेंगे। और फाइंड द पोजीशन एंड क्वेश्चन क्या बोला है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोला है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपना ये कॉन्केव मिरर के लिए क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका है -15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा बताओ ज़रा, फोकल लेंथ हो जाएगा -15 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी -7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये फोकल, क्योंकि रेडियस बाय 2 होता है फोकल लेंथ आपका। ओके, अब आपको क्या बोला कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। ठीक है, तो दो चीज़ें, दो कंडीशन, आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना वो दो है। एक तो u -10 सेंटीमीटर पे है, दूसरा आपका u जो रहेगा वो रहेगा देखो ये रहा 5 सेंटीमीटर पे, -5 सेंटीमीटर पे। आप अपने टेक्स्ट बुक में साथ में देख सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन मतलब v फाइंड करना है दोनों कंडीशन में, आपको डिस्टेंस ऑफ द इमेज फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट का तो दिया है डिस्टेंस दोनों कंडीशन में। ओके, और क्या फाइंड करना है, नेचर एंड मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन हम लोग किसे दिखाते हैं, मैग्निफिकेशन हम लोग, फॉर्मूला आपको पता है ना, मैग्निफिकेशन क्या होता है ज़रा बताओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है ना। या फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, -v/u, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये याद रखना। ठीक है ना, देखो यार, ये टेक्स्ट बुक का वर्डिंग जो है आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप साथ में अपने टेक्स्ट बुक रखना। ठीक है ना, उसके बाद ये जो वीडियो देखना। ओके, तो आपको बेसिकली दोनों कंडीशन में डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना है और मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, क्या होगा दोनों कंडीशन में। हाँ? ठीक है ना, दोनों कंडीशन के लिए फोकल लेंथ कितना रहेगा, -7.5 सेंटीमीटर। तो आप फाइंड कर सकते हो सिंपल। तो अब वी फाइंड करने के लिए कैसे क्या इक्वेशन लगाओगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। सिंपल, यहाँ से आपका जो v मिलेगा फर्स्ट कंडीशन के लिए, मैं पहले फर्स्ट कंडीशन के लिए बात कर रहा हूँ। ओके, जब u आपका -10 सेंटीमीटर, तो इसको आप कैलकुलेट करते हो ना, कैलकुलेट करो, सारे वैल्यू डालोगे। वैल्यू कैसे डालोगे आप, रुको मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो आप वैल्यू रखोगे, तो 1/v आपको फाइंड करना है, प्लस u आपका क्या है -10 सेंटीमीटर, तो -10 रखोगे। फोकल लेंथ कितना है, -7.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, तो अगर आप आपको मैथमेटिक्स आता है, सिंपल मैथमेटिक्स के बाद अगर कैलकुलेट करते हो तो v आपका जो आएगा वो आएगा -30 सेंटीमीटर पे आएगा। मतलब v भी कॉन्केव मिरर के, जैसे कॉन्केव मिरर है तो उसके पीछे साइड ही आएगा, है ना, ये आपका कॉन्केव, तो इधर ये साइड में आएगा वो, क्योंकि माइनस में आया, आप समझ गए। अब लेकिन आप देखोगे u इसमें जो था वो -10 सेंटीमीटर था, है ना, और v जो आया -30 सेंटीमीटर आया। तो ये बेसिकली क्या हुआ, डिस्टेंस जो है वो पीछे चला गया, है ना, -10 पे था, मतलब समझ लो आपका यहाँ पे -10 था, और जो ये ऑब्जेक्ट था और इमेज जो मिला -30 सेंटीमीटर पे मिला, समझ गए, मतलब पीछे मिल रहा। और अब इसका ज़रा मैग्नीफिकेशन देखते हैं, भी तो आपको मालूम पड़ेगा फर्स्ट कंडीशन का मैग्नीफिकेशन देखते हैं। तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, इस चीज़ को मैं रफ करूँ यहाँ पे, तो अगर रफ करने के बाद जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो आएगा क्या, सिंपल फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया, -v/u भी आप रख सकते हो। ठीक है, मैग्निफिकेशन का ये भी हो सकता है फॉर्मूला, ये दोनों होता है। ठीक है, हाइट वगैरह तो दिया नहीं, तो आपको -v/u ही लेना पड़ेगा फॉर कॉन्केव मिरर। ओके, सो -v रखते हो तो -30, माइनस ऑफ -30 अपॉन -10, क्योंकि दोनों माइनस माइनस में, v भी माइनस में, u भी माइनस में, है ना, देखो दोनों माइनस माइनस में, और माइनस अलग से भी है बाहर, ब्रैकेट के बाहर ये वाला माइनस। तो इसका आंसर आएगा -3, मतलब मैग्निफिकेशन उल्टा, मतलब जो आपका इमेज आएगा, हाइट ऑफ द इमेज वो उल्टा नीचे की तरफ आएगा।
मतलब मैग्नीफाइड होगा बेसिकली, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड होगा, लेकिन नीचे की बिहाइंड, मतलब आप वो कैसे कैसे मैं बता सकता हूँ, ये नीचे की तरफ आपका मैग्नीफाइड होगा 3 टाइम्स। जो आपका इमेज रहेगा, सपोज 1 टाइम है तो 3 टाइम्स आपका मैग्नीफाइड इमेज होगा, मतलब और बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब जो ये आपका नेचर है इमेज का कैसा रहेगा, इसका इमेज का जो नेचर है वो मैग्नीफाइड रहेगा, सॉरी मैग्नीफाइड रहेगा, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रहेगा, रियल रहेगा और इन्वर्टेड उल्टा रहेगा, है ना। रियल क्यों रहेगा, क्योंकि उसी साइड इमेज फॉर्म हो रहा है, जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, ये समझा, ओके। तो सेकंड कंडीशन में भी आप कर सकते हो, जब यू यहाँ पे -5 सेंटीमीटर रखो, फिर क्या आता है देखो, वी क्या आता है, मैग्निफिकेशन क्या आता है, अगर मैग्निफिकेशन प्लस में आया तो भी मैग्नीफाइड हुआ है बिल्कुल, और अगर v, पहली बात v अगर प्लस में आता है तो ये बेसिकली वो उल्टा, मतलब जो ये आपका कॉन्केव मिरर है ऐसे, तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज इस बार फाइंड होगा बिहाइंड द मिरर, क्योंकि v प्लस में आ जाएगा ना, सेकंड कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो प्लस में आएगा तो बिहाइंड द मिरर आपका इमेज फॉर्म होगा, और मैग्निफिकेशन भी आपका, तो इसका जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, मैग्नीफाइड तो रहेगा बट वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। वर्चुअल मतलब नकली नकली रहेगा, क्योंकि मिरर बिहाइंड मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है ना, और इरेक्ट मतलब सीधा रहेगा वो, ठीक है। ये समझ गया 9.3, ओके। तो अभी हम करते हैं 9.4 एग्जाम्पल, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दूंगा कि 9.4 में बेसिकली है क्या एग्जाम्पल, ओके। तो यार जो इस 9.4 एग्जाम्पल में दिया है वो मैं आपको बता दूँ, बोर्ड में आपको बताता हूँ, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक को साइड में कर देता हूँ। तो देखो उसमें दिया क्या है कि बेसिकली इसमें बोला है कि सपोज कि आप एक कार में बैठे हो, ठीक है। कार तो देखो मैं बनाऊंगा नहीं प्रॉपर, लेकिन मैं फिर भी बना देता हूँ कैसे कार, हाँ चलो ठीक है, ये हो गया आपका कार, ओके। तो कार के, चलो कार तो इतने समझ गए आप, कार है, उसके बाजू में ना क्या लगा है, मिरर। आपको पता है कार में, बाइक में मिरर लगा रहता है, ठीक है। तो मिरर कैसे बनाऊँ मैं, लेट्स से ये मिरर है, ओके, ये मिरर है, लेट्स से ओके, अज्यूम करो कि ये मिरर है। अब क्या होता है कि आप अंदर बैठे हो, आप अंदर बैठे हो, ठीक है, ठीक है। तो आप अंदर बैठ के देख रहे हो कि एक जॉगर है, यहाँ से जॉगर मतलब भागने जो जॉगिंग करते हैं यार, जो जॉगर है जॉगिंग करते हैं, वो जॉगर आप इस कार के पास आ रहा है, ठीक है, मतलब अप्रोचेस टूवर्ड्स, मतलब आपको अप्रोच, अरे यार ये कांच में अप्रोच कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये साइड व्यू, ये जो मिरर है इसका जो रेडियस है वो दिया है, ये जो आपका मिरर है इसका कार का मिरर है, कितना रेडियस है, 2 मीटर है, ठीक है। अब क्या है कि ये जॉगर जो भाग रहा है, रनिंग कर रहा है ना, जॉगिंग कर रहा है, कितने स्पीड से कर रहा है, वो कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से कर रहा है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर अपीयर टू मूव। आप समझ गए, मतलब इसमें जो इसका इमेज दिखेगा वो कितना फास्ट मूव हो रहा है, आपको इस मिरर में जो भी इमेज दिखेगा ना इसका, वो कितना फास्ट मूव हो रहा है आपके हिसाब से, समझे। तो बोला है डिस्टेंस बताया, तो डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस बोला है कि 39 मीटर, मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये पहला ऑब्जेक्ट रहेगा ना, तो पहला यू बोला है 39 मीटर, पहले बोला है 39 मीटर पे, फिर दूसरा बोला है, अब देखो यू आपका क्या होगा बेसिकली -39, क्योंकि लेफ्ट साइड में ना, मिरर के लेफ्ट साइड में है। तो दूसरा बोला है कि यू जब आपका यू कितना हो जाएगा, -29 मीटर हो जाएगा। तीसरा कंडीशन यू जब आपका -19 मीटर हो जाएगा, मतलब ये और पास में आ जा रहा है, और पास में आ जाएगा, फिर हो जाएगा 29 -29, फिर और पास में आएगा। तो कितना वो फास्ट मूव हो रहा है उस मिरर में आपके हिसाब से, ये समझ गए। और आखिरी दिया है फोर्थ वाला, कितना यू है बेसिकली -9 मीटर, ओके। तो देखो पहली बात तो ये जो कार वगैरह में, बाइक वगैरह में जो मिरर रहता है ना, वो कौन सा मिरर रहता है, मैंने आपको बताया था, नहीं बताया तो जान लो फिर। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर रहता है, ठीक है। कौन सा मिरर रहता है, कॉन्वेक्स मिरर, जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका रेडियस जब 2 मीटर है तो फोकल लेंथ कितना होगा जरा बताओ, 1 मीटर है ना, डिवाइड बाई 2 होता है, तो फोकल लेंथ कितना हो गया, +1 मीटर, ओके। डिस्टेंस ऑफ द इमेज आपको पता है सारे, आपको हाउ फास्ट, ठीक है, हाउ फास्ट द इमेज इज चेंजिंग, मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज कितना फटाफट चेंज हो रहा है वो हमको देखना है। तो देखो यार हमें मिरर इक्वेशन पता है, मिरर इक्वेशन क्या है जरा बताओ, 1/f = 1/u + 1/v। तो यहाँ से v क्या आता है, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे, मीन्स आप u 1/u है, उसको इधर फेंक दिया मैंने, 1/u हो गया = 1/v, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो u - f × u, ओके, = 1/v। सो यहाँ पे उल्टा पलट दूँ तो उसको मैं पलटने के बाद ऐसी धाकड़ है, धाकड़ u - f हो जाएगा,
ठीक है। तो v आपका जो होगा u इंटू एफ अपॉन यू माइनस एफ, पलट दिया मैंने उसको, तो v आपका ये हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, v इमेज, तो जब आपका u -39 मीटर पे है तो v क्या आएगा ज़रा बताओ, v आएगा, v क्या आएगा बताओ ज़रा, v आपका आएगा, मैं ले लो यार उसको, -39 इंटू टू, सॉरी 1 ना, रेडियस 1 है, सॉरी फोकल लेंथ 1 है, इंटू 1, ये फोकल लेंथ u कितना है, -39 -1, सो दैट विल बी -39 अपॉन -40 मीटर, सो दैट विल बी 39 अपॉन 40 मीटर। तो v आपका ये आया, मतलब जब 39 मीटर पे था डिस्टेंस मिरर से, तो कितना आपका v जो है वो ये आएगा, इतने मीटर पे रहेगा, डिस्टेंस ऑफ दी आपका इमेज जो रहेगा वो इतना रहेगा। लेट से आफ्टर 1 सेकेंड, क्या लेट से आफ्टर 1 सेकेंड बाद क्या होगा, देखो ये तो भाग रहा है, ये भाग रहा है, जॉगिंग कर रहा है, भाग नहीं रहा है, जॉगिंग कर रहा है, तो जॉगिंग कर रहा है 5 मीटर 1 सेकेंड में वो जॉगिंग कर रहा है, समझ रहे हो, नहीं समझे, देखो 1 सेकेंड में वो 5 मीटर भाग रहा है, तो जब पहले -39 मीटर पे था, अब 1 सेकेंड बाद वो कितने दूर पे होगा, मतलब आगे होगा ना, सीधी सी बात है। तो आफ्टर 1 सेकेंड जो उसका डिस्टेंस ऑफ द इमेज होगा, मतलब यू जो होगा वो क्या होगा ज़रा बताओ, -39 + 5, क्योंकि 5 मीटर भाग चुका है 1 सेकेंड में, समझ गए, नहीं समझे, अरे समझ जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -34, तो u अब -34 हो गया, तो इस टाइम पे जो v आएगा वो क्या आएगा, ये इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ यार, क्या आएगा, एक मिनट, u इस बार है -39, f तो आपका 1 ही, सॉरी -34, गड़बड़ हो गई यार, -34 इंटू 1 अपॉन -34 माइनस -1 -34 अपॉन -35, सो दैट विल बी 34/5, 35 मीटर, समझे, क्या समझे। 1 सेकेंड बाद जो उसका डिस्टेंस ऑफ द इमेज रहेगा ना, वो ये रहेगा, क्या रहेगा, 34/35 मीटर, और ये रहेगा, ओके, ये समझा। तो अब इससे हमें क्या मालूम करना है, हमें क्वेश्चन यही बोला है कि उसका जो इमेज है कितना फास्ट मूव कर रहा है ना, मिरर में उसका इमेज कितना फास्ट मूव कर, जैसे जैसे वो आगे आ रहा है, तो हमने तो 1 सेकेंड बाद निकाल लिया, तो 1 सेकेंड बाद उसका इमेज कितना मूव हुआ जरा अब देखा जाए, ओके, शिफ्ट इन द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड क्या होगा जरा बताओ, आफ्टर 1 सेकेंड क्या होगा, क्या होगा, ये मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, u = -39 मीटर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो होगा आप माइनस कर दो, जो आपका 39/40 है, इनिशियल जो आपका इमेज था 39/40 पे, आफ्टर 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, 34/35 हो जाएगा, ये वाला, इन दोनों को माइनस करोगे तो अराउंड कुछ माइनस करने के बाद क्या आता है, माइनस करने के बाद आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो 1/280 कैलकुलेशन है, सब और कुछ नहीं है, तो ये 1/280 मीटर आता है, ये समझा। तो मतलब 39 मीटर पे जो भी आपका इमेज शिफ्ट हुआ 1 सेकेंड में, वो ये हुआ, अब 1 सेकेंड हो गया, वैसे 3 सेकेंड 4 सेकेंड कितने सेकेंड का भी अपन निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो उस सिमिलरली आप -29 के लिए फाइंड करोगे, शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ इमेज आफ्टर 1 सेकेंड, सिमिलरली आप -19 के लिए फाइंड करोगे, सिमिलरली आप -9 के लिए फाइंड करोगे, तो उसका मिलता जाएगा शिफ्ट इन आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड में बात कर रहा हूँ, ना कि आफ्टर 5 सेकेंड, वो निकाल सकते हो, ठीक है ना, आफ्टर 5 सेकेंड, इस कंडीशन में अगर आफ्टर 5 सेकेंड डिस्टेंस ऑफ द ये क्या होगा जरा बताओ, 5 हो 25 हो जाएगा, ये है ना, 25 -39 + 25 हो जाएगा, ओके, बस उसके बाद ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये समझा 9.4 क्या दिया था। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, रिफ्रैक्शन तो हालांकि आपको पता ही है और मैं बता भी चुका हूँ। तो यार देखो रिफ्रैक्शन, अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करूँ तो रिफ्रैक्शन कब होता है, जब आपका सपोज ये 2 मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और दोनों अलग अलग मीडियम है, ओके, मतलब आप बोल सकते हो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ओके, डेंसर आप बोल सकते हो कि ये एयर है, लेट से एयर, और ये आपका लेट से वाटर है या ग्लास है, ये ग्लास ही ले लेते हैं, ओके। तो रिफ्रैक्ट, अब इसमें से आप बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा आप ऑप्टिकली डेंसर कौन सा है, ये वाला रहेगा ना, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास में रहेंगे ग्लास के, तो ये ऑप्टिकली डेंसर ज़्यादा है, ओके, इसके लिए हम इसको रेयर बोलेंगे। तो जब भी आपने देखा होगा रे ऑफ लाइट, सिंपल आपको पता है, रे ऑफ लाइट अगर इस पर रिफ्लेक्ट करेगा, इसके सरफेस पे, दोनों के सरफेस पे, आपका रेयर और डेंसर के सरफेस पे अगर यहाँ पे गिरता है रे ऑफ लाइट, तो वो क्या होता है कि अगर वो पार्शली
पार्शियली रिफ्लेक्ट होता है और पार्शियली रिफ्रैक्ट होता है, ठीक है ना, रिफ्रैक्ट। तो अगर मैं बीच में नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, लेट्स से ये नॉर्मल है, ये लेट्स से ये नॉर्मल है, ओके, इसको मैंने स्ट्रेट लाइन जैसे ही बना दिया, रिफ्रैक्ट ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अब हो गया आपका रिफ्रैक्शन, ये हो गया रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन आर आर ई एफ आर ए, ये हो गया रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, और ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ठीक है ना, ओके। तो यार स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्लेक्शन वो बोलते हैं कि पहला जो है स्नेल्स लॉ जो है वो क्या है कि जो आपका इंसिडेंट रे है दैट इज आई, इसको मैं हाँ लेट से आई लेता हूँ, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट आपका जो रे है रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना। ये तीनों जो रे है वो एक ही प्लेन में आता है, ठीक है ना। और सॉरी एक और चीज़ है, नॉर्मल भी है यहाँ पर, नॉर्मल, ये नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू ये सरफेस रहेगा, परपेंडिकुलर टू ये सरफेस रहेगा, आर लाई इन सेम प्लेन, लाइन सेम प्लेन, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, सेम प्लेन मतलब क्या होता है, 2D, 2 डायमेंशनली। तो अगर आप देखोगे ये 2 डायमेंशनली है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, ये जेड एक्सिस पे कोई भी इसका टर्म नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा सेकंड क्या है स्नेल्स लॉ का, तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल, ठीक है ना, इंसिडेंस रेशियो बोला ना, टू द साइन ऑफ refraction angle is always constant, and that constant is nothing but refractive index, जिसको हम लोग n से डिनोट कर रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक में, और कई टेक्स्ट बुक में म्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ये समझे। और ये जो ये है, ये पास कहाँ से हो रहा है, ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में पास हो रहा है ना, मीडियम 1 से मीडियम 2 में पास हो रहा है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये n है ना, n लिखा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको हम ऐसा लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और इसको हम कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, हम लोग ऐसा लिखते हैं। अगर म्यू आपने लिया है तो हम ऐसा लिखेंगे, एन लिया है तो हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ये समझ गया, रीडिंग कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसका मतलब इसको आप n2 अपॉन n1 लिख सकते हो, या फिर इसको आप μ2 अपॉन μ1 लिख सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, सॉरी उल्टा लिख दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है। तो ये हमेशा इसका कांस्टेंट रहता है, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। हम जनरली हम लोग एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 ही लेते हैं, मतलब n1 इस कंडीशन में क्या आएगा, 1 आएगा, ओके, n1, या फिर आप बोल सकते हो μ1, या इस कंडीशन में 1 आता है एयर का, ठीक है। ग्लास का रहेगा कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाता है, आपको पता है, बात पता है क्या, वैसे तो गिवन ही रहता है, ठीक है। और एक और चीज़ आप याद रखना कि अगर इंसिडेंट रे रैरर से डेंसर में जा रहा है, रैरर टू डेंसर में जा रहा है, तो आपका जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट कहाँ बेंड होगा, रे ऑफ लाइट बेंड, ये सब पढ़ा होगा ना, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, नॉर्मल के पास में बेंड हो जाता है, ये आपका पूरा नॉर्मल है, तो ये जो रे ऑफ लाइट आया यहाँ पे वो बेंड हो जाएगा नॉर्मल के पास, ठीक है, रे ऑफ बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। और अगर डेंसर से रेरर में गया रे ऑफ लाइट, मतलब नीचे से ऊपर गया, अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से जा रहा है बाहर रेरर में, तो क्या होगा, सिंपल है, देखो यार, रे ऑफ बेंड लिख दिया मैंने, रे ऑफ लाइट लिखना भूल गया, रे ऑफ लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ से रे ऑफ लाइट डालोगे तो ये नॉर्मल है, उसके अवे, दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपका रे ऑफ लाइट बेंड हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है रिफ्रैक्शन का, ये सब ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, लेट से मीडियम 3 भी आ गया, तीसरा और कोई मीडियम आ गया, ओके, कैसे मैं बात करूँ, 1 मिनट, अगर आपका थर्ड मीडियम भी आ गया, तो आप देखो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग उसका कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लेट से ये, तो इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, है ना। इस चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ओके। अब इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो n3 अपॉन n1 अपॉन n2 अपॉन n1, इस चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू 1
ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, अब देखो ये ऐसे मतलब इस चीज़ को जो N32 था इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको म्यू के टर्म में लिखना हो तो इस चीज़ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हम लोग कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, ओके, तो ये आप याद रखना। अब देखो आपका रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है, वो आपका नेचर में आप देख सकते हो। लेट्स से आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ के हम लोग सरफेस पे रहते हैं। लेट्स से हम लोग कोई भी है, आप हो, तो अर्थ का आप देखोगे कि एक एटमॉस्फेयर रहता है ना। उस एटमॉस्फेयर के आगे आपका उस एटमॉस्फेयर के बाहर आपका वैक्यूम होता है, ठीक है ना। तो ये एटमॉस्फेयर में मतलब अगर आप देखोगे इस एटमॉस्फेयर के बाहर, तो ये साइड में आपका रेरर मीडियम है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर, ये आपका एटमॉस्फेयर का बाउंड्री है, इसके अंदर आपका डेंसर मीडियम रहता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि अब जैसे अर्थ आपका रिवॉल्व करेगा, ये आपका सन हो गया। सन तो वैसे काफ़ी बड़ा होता है अर्थ से, लेकिन मैंने यहाँ पे छोटा ही दिखाया। तो ये आपका सन हो गया। तो जैसे ये सन से आपका लाइट आता है ना, लाइट आया, तो अब क्या होगा कि ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहा है तो रिफ्रैक्ट तो होगा ही। अब इस पर आप नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करो, एक मिनट, मैं नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करता हूँ। तो ये अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल होगा ना, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, क्योंकि रेयर से डेंसर में, ये आपको मैंने बताया ना, रेयर मीडियम होता है, रेयर से डेंसर में जाएगा लाइट, तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल होता है ना, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ऐसे ही हमें ये सन अभी आपके हॉरिजॉन से मतलब वो नीचे रहता है, अभी वो आपका सन आया भी नहीं रहता ऊपर, ठीक है। जब आपका अर्थ रिवॉल्व होता है ना, तो सन अभी ऊपर आया भी नहीं रहता, वो नीचे रहता है। तो हमें क्या लगता है कि सन आ गया है, हमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, उसकी वजह से हमें जो सन है वो इधर दिखता है, ठीक है। एक्चुअल में जो सन है वो नीचे रहता है, तो फिर हमें रिफ्रैक्शन की वजह से सन हमें यहाँ पे दिखता है, ये सुबह का टाइम में, ओके, अर्ली राइज के टाइम पे। तो सन अभी आया नहीं रहता, लेकिन सन हमें दिखने लगता है, अर्ली राइज। अब वैसे इवनिंग सनसेट जब होता है तो सन आपका एक्चुअल में सेट हो जाता है, एक्चुअल में सन आपका सेट हो जाता है। लेकिन अगर आप रिफ्रैक्शन की अगर बात करोगे, तो यहाँ से जो रिफ्रैक्शन होगा, ऐसे लाइट जाएगा, फिर वो रिफ्रैक्ट, यहाँ पे नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे तो रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पे आएगा, ठीक है। नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किया, तो एक मिनट रुको, क्या गड़बड़ होती है, ठीक है। तो ये जो सन सेट होता है, तो तब क्या होता है कि सन सेट हो गया है एक्चुअल में, तो इसका जो लाइट आएगा, लाइट रे ऐसे आएगा, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करो, टुवर्ड्स दी नॉर्मल होता है आफ्टर रेयर टू डेंसर के बाद। तो हमें ये जो सन का जो दिखेगा, हमें कुछ यहाँ पे दिखेगा, मतलब सन अभी सेट नहीं हुआ है ऐसा दिखेगा। तो यही होता है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, तो आपका रेयर डेंसर मीडियम चेंज हो जाता है, मीडियम चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जब सन राइज भी नहीं हुआ रहता तो सन राइज दिखता है, जब सन सेट हो गया रहता है तभी भी ऐसा लगता है कि सन अभी सेट नहीं हुआ है, ठीक है ना, वैसे दिखता है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ये हो गया नेचुरल फिनोमेना, ओके। ऐसे बहुत सारे रिफ्रैक्शन की वजह से आपको फिनोमेना दिखेंगे। आप पानी के ग्लास में कोई कॉइन डाल दो, ठीक है ना, तो वो कॉइन थोड़ा ऊपर दिखता है ना। ये सारे रिफ्रैक्शन की फिनोमेना है। बहुत सारे स्विमिंग पूल में आप देखोगे कि तो ज़मीन जो रहता है वो थोड़ा ऊपर दिखता है ज़मीन में, है ना, स्विमिंग पूल में वगैरह में। तो ऐसे बहुत सारे रिफ्रैक्शन के आपके फिनोमेना है। आप अगर पानी के ग्लास में ये ऐसे पेन डाल दो, पेन आप देखोगे टेढ़ा दिखेगा, ठीक है ना, वो लैटरल शिफ्ट की वजह से थोड़ा टेढ़ा दिखता है पेन, ओके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यार एनसीईआरटी का 9.4 जो टॉपिक है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अब देखो उसमें क्या है, कुछ है नहीं, बहुत इजी है, बहुत चिंदी है, आपने पढ़ा भी होगा शायद 10th में। तो क्या होता है कि अब हम लोग रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में पास कर रहते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली रेयर मीडियम मतलब जिसमें मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर रहते हैं। अगर मैं बात करूँ लेट्स से एग्जांपल एयर और वाटर, ठीक है, एयर वाटर में ऑप्टिकली रेयर मीडियम ये रहेगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ये रहेगा, ठीक है। अब वाटर और ग्लास की बात करूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को देखना पड़ेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम रहेगा, ठीक है। हमेशा देखना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा वो आपका कम रहेगा, लेस रहेगा, वो आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम रहेगा, ठीक है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम रहेगा, ये याद रखना, ओके। तो अभी हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आते हैं। तो अगर मैं सिंपल बात करूं, लेट्स से अब मेरा जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से, ये डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम में पास हो रहा है, ओके। तो रे ऑफ लाइट जो है ना वो कैसे पास होगा, वो पास होगा, वो ऐसे पास होगा, यहाँ से पास होगा, ठीक है, यहाँ से पास होगा। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट पास हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया।
अब आपका ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझ गए, क्योंकि रे ऑफ लाइट यहाँ से पास हो रहा है। तो जब आपका डेंसर से रेयर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे होगा, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा डायग्राम को इधर बनाता हूँ रफ करके। ओके ओके, रेयर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, ठीक है। तो देखो ये हमेशा ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, हाँ रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन आपको पता है एक ही मीडियम में पास होता है, रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन, क्योंकि हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना। ओके, तो ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन। तो अब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि मैं लेट से एक ऐसा एंगल पास करता हूँ, एक ऐसा एंगल पास करता हूँ, एक ऐसा एंगल पास करता हूँ कि यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। ओके, तो इस एंगल, ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा ना, वो उस पॉइंट पर आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा, क्या रहेगा, रिफ्रैक्शन, वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री, मतलब ऐसे हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हमेशा होते रहेगा ना, जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल पास कर दोगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल होते रहेगा, ऐसे ऐसे होते रहेगा। तो अब मैंने इंसिडेंट एंगल बढ़ा दिया, अब उस पॉइंट पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, याद रहेगा। ओके, अब जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा करते हो, क्या करते हो, ज़्यादा करते हो, लेट से मैंने ज़्यादा कर दिया, यहाँ पे कर दिया, तो ये एंगल ऑफ, इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, एक मिनट मैं थोड़ा उसको और कम कर देता हूँ यहाँ तक, ओके ओके ओके, यहाँ तक कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, लेट से नॉर्मल ड्रॉ करूँ, तो इस पॉइंट पर अब क्या होगा, ये आपको पता है कि जो इंसिडेंट एंगल है ये वाला, ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। तो इस पॉइंट पर जो पूरा जो रे ऑफ लाइट है, ये जो रे ऑफ लाइट है वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अंदर ही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आर का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन, वही है ना, टोटल इंटरनल, अंदर ही पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब इस एंगल पे जो क्रिटिकल एंगल, ये जो एंगल रहेगा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो इस एंगल पे क्या होगा, जो भी जितने भी एंगल रहेंगे, जितने भी रे ऑफ लाइट रहेंगे, वो सारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, एक भी रिफ्रैक्ट नहीं होगा। अभी तक क्या हो रहा था, जैसे कि इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो इस पर रिफ्रैक्ट तो हो रहा था, साथ में कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रहे थे, कुछ लाइट। लेकिन इस एंगल पे जो कि ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है ना, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हो जाता है, सिंपल है। लेकिन उससे ज़्यादा एंगल आप लगा दो, यहाँ से पास कर दो, तो क्या होता है, सारे के सारे लाइट आपके रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, सारे के सारे लाइट क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, एक भी आपका रिफ्रैक्ट नहीं होगा, एक भी रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये कंडीशन आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आप क्या लिखोगे कि एंगल ऑफ, मैं लिख देता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट इन विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले कंडीशन में याद रखना कि ये क्या, ये जो यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर से रेरर में पास हो रहा है, डेंसर टू रेरर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रे ऑफ लाइट यहाँ पे डेंसर से रेरर में पास हो रहा है, ये पहला पॉइंट, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये सारे पॉइंट जो भी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इन विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एक मिनट, रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना, किसके बराबर बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल। ये समझा, बिल्कुल समझा। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल करना है। तो जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन विल बी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब मैंने एक और बताया था, क्या बताया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑल रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, मतलब कुछ भी इसमें रिफ्रैक्ट नहीं होता है,
सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मतलब अभी तक अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इसमें रिफ्रैक्ट तो हो रहा था, साथ में कुछ रिफ्लेक्ट भी हो रहा था हर एक पॉइंट में। मतलब यहाँ पे भी अगर देखोगे तो रिफ्लेक्ट होगा, साथ में कुछ रिफ्लेक्ट भी होगा, ठीक है। लेकिन टीआईआर में पूरा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ की अगर मैं बात करूं, स्नेल्स लॉ, ये क्या लिख दिया, सेनेल्स, ओ ओ ओ, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ मैं किस में लगाता हूँ, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो बताओ जरा क्या हो जाएगा, साइन आई सी अपॉन साइन आर होगा ना, आर, बट आर क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, सिंपल है। इज इक्वल टू क्या होगा बताओ यहाँ पे। अब देखो इंसिडेंट एंगल ये वाला है, और आपका मतलब यहाँ से रे ऑफ लाइट पास हो रहा है और इधर पास हो रहा है रेयर में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n1 ही लिखेंगे, ठीक है ना। n2 विद रिस्पेक्ट, क्योंकि इस टाइम पे, इस समय में, इस कंडीशन में आपका मीडियम 1 ये है, डेंसर मीडियम ये, मीडियम 1 ये है, और ये मीडियम 2 है। तो वही चीज़ होगा, हमने मीडियम 1 इसको लिया, मीडियम 2 इसको लिया, ठीक है ना, याद रखना। तो यही चीज़ होगा, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। हमेशा देखो, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोग लिखते हैं ना, जहाँ से पास हो रहा है, मतलब यहाँ पे डेंसर से पास हो रहा है तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू उसको लिखेंगे। अब जहाँ पे पास हो रहा है मतलब रेयर में पास हो रहा है तो हम लोग उसको ले लेंगे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, हमेशा देखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन आई सी इज इक्वल टू n2 1, ठीक है, ये बन जाएगा। लेकिन और वही आप इसको उल्टा कर दो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको पता है 1/n2 1 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/sin आई सी, है ना, 1/sin आई सी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी, यहाँ पे मीडियम 1 ये है, मीडियम 2 ये है, याद रखना। ओके, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब वही अगर मैं जो इंसिडेंट एंगल है वो ज़्यादा कर दूँ रिफ्लेक्शन अपना क्रिटिकल एंगल से, तो यहाँ पे आई तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये जो आपका साइन आई है ना ये ज़्यादा हो जाएगा, बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन ही नहीं है, क्योंकि टोटल इंटरनल में रिफ्लेक्शन में देखोगे तो रिफ्रैक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन 0 हो जाएगा। तो साइन आई अपॉन 0 विल बी इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, है ना। तो वहाँ पे आपका स्नेल्स लॉ वेरीफाई ही नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है। कब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपका स्नेल्स लॉ वेरीफाई नहीं होता है, टिल क्रिटिकल एंगल होता है स्नेल्स लॉ वेरीफाई, याद रखना, ठीक है ना। स्नेल्स लॉ सेटिस्फाई क्रिटिकल एंगल तक होता है, उसके ऊपर आप जाओगे तो नहीं होता है। अब देखो ये जो आ रहा है ये आपको दिख रहा है ना, ये सारे सनलाइट है, ठीक है। दिन के समय में वीडियो बना रहा हूँ तो ये सन का लाइट पूरा आ रहा है, तो आप देख सकते हो। ओके, कोई बात नहीं, अब मेरे को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो एप्लीकेशन है वो फर्स्ट आपको मिलेगा माइरेज या फिर मिराज, जो भी बोलो, सब लोग अलग अलग नाम देते हैं इसको, माइरेज बोलते हैं, मिराज बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो देखो माइरेज बेसिकली क्या होता है कि अगर आप रेगिस्तान वगैरह में जाते हो ना, तो क्या होता है बेसिकली, लेट्स से ये ज़मीन है, रेगिस्तान की ज़मीन है, ओके, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे कोई हवा में इसको कर दिया मैंने, हवा में खड़ा कर दिया मैंने इसको, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे कोई भी खड़ा है, एक बंदा खड़ा है, और वो इसको देखेगा, ये बहुत दूर है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है, बोर्ड पे तो आपको पास में ही दिखेगा, सीधी सी बात है, बोर्ड छोटा है, तो उसको दिखेगा कि यहाँ पे ना पानी है, यहाँ पे ना वाटर है, पानी है। अब वो कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सपोज, अब वो ये जो पानी का ऐसा रिफ्लेक्शन जो दिखता है वो किस चीज़ का दिखता है, वो झाड़ पेड़ का दिखता है, कोई भी यहाँ पे पेड़ वगैरह रहता है, ट्री वगैरह रहता है ना, उसका रिफ्लेक्शन इधर दिखता है, तो उसको लगता है कि वहाँ पे पानी है, ठीक है। अब कैसे वो दिखता है वो जरा बता दूँ मैं, माइरेज जिसको हम बोलते हैं, वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो ज़मीन है, यहाँ पे जो आपका रेत है या फिर क्या बालू वगैरह जो भी है रहता है, वो हीट हो जाता है धूप की वजह से रेगिस्तान में। तो हीट होने के बाद क्या होता है कि हीट होने के बाद क्या होता है बताओ, वहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल है आपके, जितने भी एयर के मॉलिक्यूल है वो हीट हो जाते हैं। अब हीट में क्या होता है कि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, तो इतना पार्ट ना रेयर मीडियम की तरह काम करता है, आप समझ गए। ज़मीन का जो थोड़ा उतना पार्ट है वो कैसे काम करता है, रेयर मीडियम की तरह काम करता है, और उस थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वो डेंसर मीडियम की तरह काम करता है, ठीक है। अब आप दिख गया 2 मीडियम यहाँ पे हो गया, जो यहाँ पे गर्म जो यहाँ पे एयर है ना, गर्म मॉलिक्यूल्स जो है आपके, जो भी आपके रेत है वो बहुत ज़्यादा हीट हो चुके हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि रेयर मीडियम की तरह वो काम करता है, डेंसर मीडियम। अब लाइट आता है, सनलाइट आया, इस पर रिफ्लेक्ट होगा, सनलाइट आया, इस पर रिफ्लेक्ट होगा, तो जैसे रिफ्लेक्ट होगा ये पेड़ का लाइट इधर जाएगा, तो इधर जाते वो क्या होता है, रेयर वापस रेयर के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं,
ठीक है ना, मतलब रिफ्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है, वो वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या हो जाता है, इंटरनली रिफ्लेक्ट, मतलब डेंसर, ये पूरा मीडियम डेंसर है ना, ये जो पार्ट है ज़मीन का, इसके ऊपर पूरा मीडियम डेंसर है, सारा मीडियम डेंसर है। तो देखो डेंसर से ही लाइट आया और डेंसर से यहाँ पे रेयर मीडियम के सरफेस पे आया और रिफ्लेक्ट हो गया। तो हमें लगता है कि यहाँ पे पेड़ का जो है ना, ये जो आपका पेड़ है, ट्री है, उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी है, क्योंकि पानी के अंदर ही रिफ्लेक्शन दिखाई देता है ना यार। ठीक है, तो ये होता है आपका माइलेज, सिंपल बता दिया। और भी इसके जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो आपके क्या एप्लीकेशंस हैं, आप बोल सकते हो डायमंड है, डायमंड जो आपके शाइनिंग करते हैं वो कैसे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही करते हैं। फिर आप बोल सकते हो प्रिज्म, प्रिज्म आपने गूगल पे कर लेना चाहिए, तो मैं सबका इमेज डाल दूंगा, सबका इमेज आप देखते रहना, माइलेज हो गया, डायमंड हो गया। फिर प्रिज्म में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की होता है, ठीक है। फिर फोर्थ आपका हो गया आपका ऑप्टिकल फाइबर। हाँ, आप देखो जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर किसके एप्लीकेशन के बेस पे बना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जैसे अगर मैं बात करूँ, लेट से एक ऑप्टिक फाइबर है, ठीक है, इसमें से कोई सिग्नल सेंड करना है, बाहर नहीं जाना चाहिए, वो सिग्नल बाहर नहीं जाता, लेट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करना है और बाद में जाके वो कन्वर्ट टू लाइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ आपके हम लोग के घर पे, मतलब जो अंडरग्राउंड वायरिंग रहते हैं ना, जहाँ पे, क्योंकि काफ़ी वायरिंग आपने देखा होगा ऊपर से रहते हैं और काफ़ी जगह पे वायरिंग अंडरग्राउंड रहते हैं, तो वायरिंग ये सब ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि ये जो पार्ट है ना, ये दो पार्ट का रहता है, एक उसके ऊपर भी एक पार्ट रहता है और इसके ऊपर भी एक पार्ट रहता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग, सॉरी ये वाला पार्ट नहीं, ये, तो ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको हम लोग क्लैडिंग बोलते हैं, क्लैडिंग। और ये जो अंदर वाला है ना मटेरियल, वो उसको हम कोर बोलते हैं। तो बेसिकली जो कोर रहता है ना, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब डेंसर मीडियम। तो जैसे कोई लाइट पास होता है तो ऐसे वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होते 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 वो पास होता है। तो अगर कोई भी सिग्नल वगैरह पास करना है तो आप ऑप्टिकल फाइबर से पास कर सकते हो। ये किसका एप्लीकेशन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। अब हम लोग कुछ सम्स कर लेते हैं, ठीक है। तो यार अभी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कुछ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हो कि नीट में आया हुआ है। इसमें क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, ओके, ऑफ द फोकल लेंथ 15. If the object is displaced through the distance of 20 centimeter towards the mirror, the displacement of the image will be what? समझा क्वेश्चन कुछ नहीं है। पहले ये बोला है कि मिरर में, पहले कॉन्केव मिरर बोला है ना, हाँ कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर है। जो ऑब्जेक्ट है वो पहले डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर पर है, ये जो डिस्टेंस है ना ये 40 सेंटीमीटर पे है, ओके। तो उसका फोकल लेंथ, उसका मिरर का फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर, ये तो समझ में आता है। फिर बोला है कि ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस टू द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये 40 सेंटीमीटर था, अब वो 20 सेंटीमीटर के डिस्प्ले, मतलब ये 20 सेंटीमीटर पे आ गया। तो बोला है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी व्हाट, क्या होगा, इमेज का डिस्क्रिप्शन क्या होगा। तो कुछ नहीं, आपको पहले वाले जो कंडीशन है उसका इमेज निकालना है, फिर दूसरे वाले कंडीशन उसका इमेज निकालना है, दोनों का डिफरेंस कर देना है। आप समझे, मतलब पहले V1 निकालना है जब आपका U1 -40 सेंटीमीटर था तब निकालना है। फिर आपको V2 निकालना है जब आपका U2 आपका क्या है -20 सेंटीमीटर रहेगा तब का निकालना है। अब दोनों को माइनस कर दो, V2 - V1 करो, ठीक है, V2 - V1 करो। अब V1 ये तो पता है ना कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं, 1/f = 1/u + 1/v से, ठीक है। दोनों के लिए फॉर्मूला लगाओ आप और दोनों के लिए V1 निकालो, V2 निकालो, फिर V2 - V1 करो, देखो आंसर क्या आता है, ओके। अब देखो क्या है, इसमें कुछ चीज़ें बोली है, टुवर्ड्स द मिरर, अवे फ्रॉम द मिरर, अवे फ्रॉम द मिरर, टुवर्ड्स द मिरर। तो देखो सिंपल, आपने देखा होगा जो मिरर फॉर्मेशन है, मतलब जो इमेज फॉर्मेशन रहता है, आपने देखा होगा, है ना। क्या देखा है कि जब भी अगर मैं सपोज मेरा इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो मेरा फोकस पे आपका इमेज फॉर्म होता है ना, और जैसे मेरा आगे आता है तो फोकस से थोड़ा पीछे इमेज फॉर्म होता है। तो जैसे मेरा ये आगे आता रहता है ना ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे आगे आता रहता है, वैसे ही ये कॉन्केव मिरर से जो आपका इमेज है वो पीछे जाता रहता है। तो जैसे ही वो आगे आएगा, जैसे कि हमारे इस कंडीशन में 20 सेंटीमीटर पे आ गया ना, मतलब आगे आया, मिरर के आगे आया, मिरर के पास आया, तो इमेज जो है आपका सीधी सी बात है पीछे फॉर्म होगा, अवे फ्रॉम द मिरर फॉर्म होगा। तो जो भी अवे फ्रॉम द मिरर रहेगा ना वही आपका ऑप्शन रहेगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब ये 36 क्या आएगा, ये डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस करोगे तो या तो 36 आएगा या 30 आएगा। बताओ इसको ऑप्शन क्या आएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते। देखो मैं सारे क्वेश्चंस तो करा नहीं कर सकता क्योंकि बहुत टाइम लग गया अपने को, हम लोग को चैप्टर भी कर रहे हैं।
ओके, तो मैं सेकंड जो इम्पोर्टेंट है हम लोगों ने फर्स्ट कर लिया। ओके, फर्स्ट आप बताओ इन दोनों में से ऑप्शन क्या है, बी या सी में से कौन सा ऑप्शन। अब हम लोग इसका सेकंड देखते हैं। तो देखो सेकंड के लिए ना एक कंसेप्ट है। सेकंड क्या है कि कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ इधर ही, वो आप लिख लेना चाहिए तो, नहीं लिख ही लेना, ठीक है, क्योंकि याद तो रहने वाला नहीं है। तो जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो साथ में आप लिख लेना, ठीक है। अब जैसे कि सपोज मैं बात करूँ, ये दो मिरर है, ठीक है, आपने देखा होगा इमेज में, आपको दिख रहा होगा, है ना इमेज, या फिर आप गूगल पे भी इमेज देख सकते हो कि ये दो मिरर है, ये ऐसे दो प्लेन मिरर हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो आप देखोगे कि उस ऑब्जेक्ट के बहुत सारे इमेजेस बनते हैं, है ना। इस ऑब्जेक्ट के बहुत सारे दो दो मिरर के बीच में मैंने ये ऑब्जेक्ट को रखा है। तो आप देखो ना, बहुत सारे कांच लगे हो और आप बीच में चले जाओ तो देखो आपके कितने इमेज दिखते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे दो मिरर है। तो ये बेसिकली इसका क्या कंसेप्ट है वो बता देता हूँ। तो ये दोनों मिरर लेट से एक एंगल थीटा पर है। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट के जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, वो किस पे रहेंगे, डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेंगे 360 अपॉन थीटा। ये थीटा आपका ये वाला थीटा रहेगा, दोनों के बीच का एंगल। ओके, ओके, -1। अरे एक मिनट, ये पेंसिल ही टूट गया। माइनस, मैंने क्या बोला, -1, ठीक है। अब ये कंडीशन कब रहेगा, ये दो कंडीशन के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ठीक है। ये एन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस है, स्मॉल एन जो है इस ऑब्जेक्ट का कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे वो मैं बता रहा हूँ। अब ये कंडीशन कब के लिए है, ये कंडीशन तब के लिए जब 360 अपॉन थीटा क्या रहेगा, इज़ इवन, ये इवन आएगा तब, समझे। मतलब थीटा अगर 6, सपोज थीटा आपका 60 डिग्री आता है, ये थीटा जो है ना दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है, दोनों प्लेन मिरर है बेसिकली, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 है। तो आपका क्या आएगा, 6 आएगा, मतलब इवन आएगा। तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए। या जब आपका 360 अपॉन थीटा इज ऑड रहेगा, लेकिन ये ऑड कब कब रहेगा, जब आपका ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इज ऑन दी एंगल बाइसेक्टर। आप समझे कि नहीं समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख लेना, ठीक है। मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर में बात करूँ, अगर ये 60 डिग्री पर है, ये 60 डिग्री है, तो इसका बीच में 30 डिग्री पे एंगल बाइसेक्टर। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर पर है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तब ये हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस जो है हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये वाले फॉर्मूला से 360 अपॉन थीटा -1। ओके, अब ये वाला फॉर्मूला कब आएगा, n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन थीटा, जब आपका जो 360 अपॉन थीटा है वो ऑड आता है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट इज नॉट याद रखना, नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो ये समझा ना, पक्का समझा ना। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन क्या है। तो ये इसमें ना ये वाले ज़्यादा आते हैं, ठीक है, ये वाला जो है ना ये सम्स इसके भी आते हैं, बट कंडीशन उसमें दिया रहेगा कि ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है, ऐसा कंडीशन उसमें पर्टिकुलर दिया रहेगा। अगर ऐसा कंडीशन नहीं दिया है तो आप समझ जाओ कि ये वाला ही कंडीशन है। अगर इवन रहे तो भी, ऑड रहे तो भी। ऑड कब, जब ये एंगल बाइसेक्टर पर है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दिया रहेगा कि एंगल बाइसेक्टर पर है, लेकिन जब एंगल बाइसेक्टर पर इमेज आपका ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब ये पर्टिकुलरली दिया रहेगा, ठीक है। तो ज़रा ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि टू गेट द 3 इमेजेस। अब 3 इमेजेस मतलब ऑड हो गया, नंबर ऑफ इमेजेस जो है आपका ऑड निकालना है। मतलब ये जो n है वो आपका क्या रहेगा, ऑड रहेगा, है ना, ऑड रहेगा। क्या ऑड रहेगा, ये n आपका ऑड रहेगा, ठीक है। वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर एट एन एंगल। मतलब ये जो 2 प्लेन मिरर है इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा वो पूछा है। तो मतलब ये जब ऑड है, ओके, तो ये आपका 360 बाई थीटा इवन आएगा, सिंपल है ना, क्योंकि ये आपका ऑड है। अब -1 को आप इधर लेके आ जाओ, +1 हो जाता है। तो जब ऑड +1 क्या होता है, इवन हो जाता है। तो मतलब ये 360 बाई थीटा आपका क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। मतलब हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, सिंपल है। और मैंने बताया उसमें ऐसा कंडीशन भी नहीं दिया, ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर। अगर ये दिया रहेगा पर्टिकुलरली तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। 3 इज इक्वल्स टू 360 बाई थीटा -1, है ना। 3 आपका और नंबर ऑफ इमेजेस ऑड है, इसमें बोला है ना टू गेट 3 इमेजेस। सो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 360 बाई थीटा, और थीटा विल बी देन 360 बाई 4, दैट इज 90, 4 9 36, हाँ 90 डिग्री। थीटा आपका क्या आएगा, ऑप्शन बी 90 डिग्री। ओके, अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो कि नीट में पूछा है, क्या है, इन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। ओके,
आई इज इक्वल्स टू क्रिटिकल आई सी के बराबर हो गया फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट, व्हाट विल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको पता है क्या होगा, टोटल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, टेंशन से रेयर में जाता है जो भी रे ऑफ लाइट है, तो उसमें आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा 90 डिग्री, बताया था मैंने, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये देखो इतना ईजी आया था नीट में, है कितना ईजी आया था। अब जैसे ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब मिरर के बहुत पास में ही खड़ा है वो पर्सन जो भी है, ठीक है, finds his image larger than himself, this implies that the mirror will be what, convex, convex, parabolic, plane या concave। अब आपने पढ़ा ही है convex और plane और concave, parabolic तो पढ़ा ही नहीं है ज़्यादा, है ना। तो आपको लेकिन एक चीज़ पता है कि जो convex है, convex अगर मैं उस, ये मिरर convex मिरर है, ठीक है, अगर मैं उसके पास में कोई बंदा खड़ा है, पास में बहुत पास में, मतलब फोकस, ये फोकल लेंथ है उसका, उसके भी आगे, ठीक है, फोकल लेंथ तो वैसे पीछे रहता है, लेकिन ये जो या उसके मतलब बहुत आगे, मतलब पोल के पास खड़ा है बेसिकली, तो इसका बेसिकली जो इमेज होता है ना वो बहुत शॉर्ट बनता है, बहुत शॉर्ट बनता है, कि बिहाइंड द मिरर बनता है लेकिन बहुत शॉर्ट बनता है ना, ये आपने देखा है। लेकिन अगर वही मैं कॉनकेव की बात करूँ, कॉनकेव, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर, तो अगर उसमें कोई बंदा एकदम पास में खड़ा है, फोकस यहाँ पर है, फोकल लेंथ और यहाँ पर खड़ा है, तो आप देखोगे कि जो जो इसका इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है, और लार्ज बनता है, ये आपने देखा होगा। बिटवीन पोल एंड फोकस जब आपका ऑब्जेक्ट रहता है ना तो ये लार्ज बनता है, तो इसका ऑप्शन आएगा कॉनकेव मिरर, ये मिरर इमेज फॉर्मेशन का है, ठीक है, मैंने इमेज डाला था उसमें आपने देखा होगा, तो और आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होगा आपका कॉनकेव मिरर, ओके। तो यार अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए चलो गुड बाय।